हेलो दोस्तों, शाम सदाशिव। हम तैयारी कर रहे हैं अपने 26 मार्च को होने वाले डीएसएसबी एग्ज़ाम की। इनफैक्ट होली भी चली गई है, ख़त्म हो गई होली का त्यौहार, सब कुछ ख़त्म फिनिश हो गया है। अब डर लग रहा है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि होली का त्यौहार ख़त्म हो गया है और हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 दिन रह गए हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो 26 मार्च को है, तो मेरा तो पहला ही है इस महीने में। तो हाँ, कुछ टॉपिक हम जीके की देख लेते हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ पूरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट के तौर पर मैंने पीडीएफ के थ्रू आपको वन लाइनर फैक्ट के द्वारा करंट अफेयर की कुछ चीज़ें शेयर की हैं। आप प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वो स्पेशली मेरे डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए ही मैंने खुद रिवीजन किया था और उसे ही शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो करंट अफेयर के लिए तो आप उसको एक बार ज़रूर उन वीडियो को, छोटी छोटी वीडियो हैं, उन्हें आप ज़रूर 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 देखें। उन वीडियो में वो छोटी छोटी वीडियो है, कोई वीडियो, जैसे पॉलिटी वाली जो मेरी मैराथन है वो शायद मैंने कर ली थी वन लाइनर के थ्रू, उसे तो ज़रूर ही देखें। उसमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं डीएसएसबी के एग्ज़ाम के, ओनली डीएसएसबी के एग्ज़ाम की पॉलिटी की वन लाइनर फैक्ट के तौर पर मैंने एक वीडियो सेपरेट अलग कराई हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें जो आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, जो संशोधन पूछे जा रहे हैं, वो उसमें कराए हैं। इससे पहले वाली वीडियो को आप विजिट करना, वो पॉलिटी की ही है। और करंट की सीरीज़ मेरी अलग चल रही है, उसको भी आप प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करे, मैं वन लाइनर फैक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम वन लाइनर फैक्ट ही पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू तो मैराथन यूट्यूब पे चल ही नहीं है, तो आप उन्हें देख ही सकते हैं। लेकिन जो वीडियोस चल रही हैं वो मिक्स है, वो सारे एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बनाते हैं वो लोग। लेकिन मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं डीएसएसबी के लिए ही पढ़ रही हूँ और आपको भी मैंने शेयर वही किया है, वन लाइनर फैक्ट। आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर 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 26 से पहले देख लीजिएगा, और जिसका एग्ज़ाम है उससे पहले वो देख ही लेना। मेरा एग्ज़ाम तो 26 तारीख को है, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। जीके में जो आर्ट एंड कल्चर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम उनको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो भी पॉलिटी की वीडियो की तरह ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी पॉलिटी की वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन आपको भी पता है फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट के 5-6 क्वेश्चन हैं, और 4-5 क्वेश्चन ही पॉलिटी के हैं। मतलब पॉलिटी का वेटेज उतना ही है जितना करंट अफेयर का। मुझे तो मतलब ऐसा लगता है, और मैंने देखा है कि पॉलिटी का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है जीके में, डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में। मैं और एग्ज़ाम के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मैं उसी के लिए वीडियो भी बना रही हूँ और ख़ुद भी रिवीजन कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं अपने एग्ज़ाम के बाद यूपी टेट और सुपर टेट की, और हमारे जो टीएसएसबी की तरफ से एक वैकेंसी आई है, उसके लिए भी मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें मुझे बताने के लिए। मुझे बताएं कि मैं और कैसे अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ, आपको मेरी वीडियो में क्या कमी लगती है। मेरा जो कंटेंट है उसमें तो आपको कोई कमी नहीं लगेगी, बस मेरे बोलने के तरीके या मैं जो बोलती हूँ शायद वो आपको सही तरीके से ना लगे, तो मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ और किस किस टॉपिक पे बनाऊँ, और कौन कौन से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं सब्जेक्ट या टॉपिक, तो मैं कौन सी वीडियोस किस तरीके से बनाऊँ, मुझे प्लीज़ बताना। वैसे तो मैं यूपी टेट की तैयारी करवाने वाली हूँ, जो मेरा एग्ज़ाम मैं भी वो दूँगी। मैं यूपी से हूँ, तो मैं तो एग्ज़ाम दूँगी ही। तो जुलाई में है, जुलाई में क्या 2-3 जुलाई को है, मतलब शुरुआत में ही है। जुलाई तो मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, मिलेगी हमें जून, मई, अप्रैल। तो इस तरीके से मैं वीडियो वही बनाऊँगी यूपी टेट के लिए। और जीके के क्वेश्चन जिनका एग्ज़ाम एएस और डीएसएसबी के जो थ्रू आई है वैकेंसी नई, उसमें भी जीके की जो मेरी मैराथन लगी है ना, उसकी भी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जीके की। तो वो तो उनके लिए भी, मतलब यहाँ अपने एग्ज़ाम जो हमारा डीएसएसबी का पीआरटी का एमटी मतलब है, इनमें तो वो मतलब है ही काम का। लेकिन जो एएसओ की वैकेंसी निकली है, जो 2019 में आई थी और जो अब आई है, उसमें भी वही, क्योंकि डीएसएसबी ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक ही संस्थान हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, तो उसके थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन देखने तो है ही। तो मैंने आप मेरी जीके की प्लेलिस्ट को खोलना, उसकी 1-2 वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो मैंने ऑफिशियली निकाल के ही पीडीएफ
से वो क्वेश्चन कराए हैं। वो पीडीएफ मुझे मिली है, वो प्रीवियस ईयर ही है, 2025 के सारे जीके के जो 20-20 आते हैं ना, वो सारे मैंने उन वीडियो में कवर किए हैं। शायद वो 10 वीडियो बन गई हैं और 19 सेट हैं। तो मेरी जो रह गई है 10 के बाद वो भी मैं कंटिन्यू कर दूँगी, 4-5 दिन में वो भी पूरा कर दूँगी, क्योंकि मैं भी रिवीजन करूँगी 20 क्वेश्चन के। और जल्दी में मैंने एक वीडियो में 2-2 3-3 सेट कराए हैं। प्लीज़ उनको देखना, विजिट करना। और पॉलिटी के लिए मैंने अलग से अपडेट, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो मैंने अलग वीडियो बनाई है। और जीके की जो 20-20 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर चल रहे हैं उनकी वीडियो अलग है, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और हम आर्ट एंड कल्चर की इसमें कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है 2024 में असम के किस स्थल को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो थोड़ा मतलब पूछ सकता है, लेकिन करेंट से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक जी, इसलिए ये करेंट का है। जो 2024 में हमारे जो असम जो है ना राज्य, उसमें जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है, वो है मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। मतलब दूसरा पॉइंट है यूनेस्को के लिए निम्नलिखित मराठा सैन्य प्रदेश महाराष्ट्र और किस अन्य राज्य में वितरित है। आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप प्लीज़ फास्ट करके ही देखना, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं होगा फालतू में, आप बस रिवीजन के तौर पे आप इसको फास्ट करके ही देखना। आंसर है तमिलनाडु जीजी का किला, जो यूनेस्को के लिए नामांकित मराठा सैन्य प्रदेश है, जो महाराष्ट्र में हमें मिलता है, वो जो है ना तमिलनाडु जीजी का किला उसमें मतलब है। महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु मतलब महाराष्ट्र का मराठा सैन्य प्रदेश और तमिलनाडु का जीजी का किला, ये दोनों को एक साथ ही शामिल किया था, इसलिए ये क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया है। कोझिकोड, केरल में। मतलब जो साहित्य का शहर, जैसे ये तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन गया है अब तो, कि किसे साहित्य का शहर कहा जाता है, तो कोझिकोड को, जो शहर केरला में है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर, मतलब संगीत का शहर ग्वालियर एमपी, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल गरबा गुजरात का है। गरबा, जैसे गरबा से हम कभी सेंस लगा देते हैं कि पंजाब, लेकिन नहीं, पंजाब का नहीं है, पंजाब का तो डांडिया है शायद, हाँ डांडिया है, तो गरबा गुजरात का है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में होयसाल के पवित्र समूह में वेल्लूर, हलेबीडु और कहाँ के मंदिर शामिल हैं। मतलब कहाँ, और जो मंदिर है वो और सोमनाथ है, ठीक है, सोमनाथ जो कि कर्नाटक में है। ये पूछ सकता है कि होयसाल के पवित्र समूह में वेल्लूर और हलेबीडु और कहाँ के मंदिर शामिल हैं। सोमनाथपुरा, कर्नाटक। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है। जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में तो है, लेकिन किस, मतलब वो जिला, आप तो भाई इतना डीप पूछने लगा है डीएसएसबी। वीरभूम नाम का कोई ज़िला है, वहाँ ये शांति निकेतन स्थापित है। आदि शंकराचार्य की एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। ओकारेश्वर, मध्य प्रदेश, ठीक है, ओकेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, नए संसद भवन में अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में कौन सी प्राचीन कलाकृति रखी गई है। सेंगोल, ठीक है, सेंगोल रखी गई है। ये जो जिस डायनेस्टी से आता है वो चोला है, मतलब चोला राजवंश का सिंबल लगा हुआ है, जिसमें ये सेंगोल है, जो हमारे नए संसद भवन में अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में जो हमारे अध्यक्ष हैं, जैसे नए संसद भवन में ओम बिरला जी हैं, आप उनको जब संसद टीवी जब आप उसे लाइव देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। युगे योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस इमारत में स्थापित किया जाएगा। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में युगे योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत बनाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। नागालैंड में। हॉर्नबिल, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं असम वगैरह की वजह से, मिज़ोरम की वजह से, तो इसको याद रखना। हॉर्नबिल जो महोत्सव त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देखिए जो साहित्य का जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर का ही कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो उसका मंत्रालय तो फिर एक ही होगा ना, संस्कृति मंत्रालय। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे उनके थ्रू एक मतलब आपको पिंच मिल जाएगा कि हाँ इसका थ्रू यही संस्थान होगा, तो कोई यहाँ तो बिल्कुल मिल गया कि संस्कृति मंत्रालय ही होगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बसोहली पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? बसोहली पेंटिंग, देखिए ये है बसोहली। यूपी के भी बहुत सारे चीज़ों को जीआई टैग मिला है, उसको भी आप देखना। खैर अभी तो ये यूपी का एग्ज़ाम नहीं है, दिल्ली का है, तो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हम आगे देंगे तब हम ज़रूर कराएंगे उनको। तो जो बसोहली पेंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की है, खतुआ डिस्ट्रिक्ट। बसोहली पेंटिंग खतुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। बसोहली पेंटिंग लचित बोरकुफन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर कहाँ स्थित है? जोराहट में, जोराहट असम में। किस भारतीय स्थल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि हमारे सूर्य मंदिर कोणार्क में, ठीक है। फिर है समक्का सरलम्बा मेदारम जतारा। समक्का सरलम्बा मेदारम जतारा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, समक्का सारलम्बा मेदारम जतारा। पीएम मोदी को ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार किस देश से प्रदान हुआ है? मिस्र देश से, इजिप्ट, मिस्र से। कौन सा भारतीय नृत्य शास्त्रीय परंपरा से जुड़ा है? असम, क्लासिकल है, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। तंजावुर गुड़िया जिसने हाल ही में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, किस राज्य में? तंजावुर गुड़िया, तमिलनाडु में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? कांस्य से। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? मजोर रॉक एडिक्ट। 13वां शिलालेख में जो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से मिलता है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक है। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। तंजावुर का, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन शिफ्ट में आया है, फरवरी में जो शिफ्टें हुई हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन आया है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा द्वारा बनवाया गया है? राजाराम चोल प्रथम, राजाराम चोल प्रथम। ऐसा नहीं है अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है या कुछ, मतलब मेरा नया चैनल है, तो ऐसा नहीं है मैं कुछ फालतू उठा के लेके आई हूँ। खुद का रिवीजन कर रही हूँ आपके साथ, सच में खुद का रिवीजन कर रही हूँ मैं आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बृहदेश्वर वाला मंदिर आप और भी कहीं से देखेंगे ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जो भी अपना खुद का रिवीजन करूँगी ना वो भी आपको करवाऊँगी। हर्ष के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हेनसांग ने। देखिए हर्ष का जो शासनकाल था ना, हर्ष का, उसमें हेनसांग जी आए थे, ठीक है। और एक हमारे मेगास्थनीज हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आए थे, ठीक है। और एक और है, पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से हमें ये पीडीएफ ख़त्म करनी है। सारनाथ का लालायन कैपिटल किस भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? किस काल का है? मौर्य काल का, अशोका का है ये। जो सारनाथ का, ये वैसे गलत कुछ लिखा है, सारनाथ का वो होना चाहिए जैसे हमारा राष्ट्र प्रतीक किसका है, ये मौर्य काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कुमार गुप्त है, प्रथम है, मतलब पहला कुमार ऐसे करके कुछ कर लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें और भी नाम है राजा के, उसे एक और कॉलेज है इसको बनवाया था। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम। अजंता और एलोरा गुफाएँ किस जिले में है? ये जो है ना अजंता और एलोरा गुफाएँ, ये महाराष्ट्र में है, लेकिन इसमें ये डिटेल में दिया, ये औरंगाबाद है। छत्रपति संभाजी नगर, इसको बदल के औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, ये करंट है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? चिकित्सा से संबंधित है, शायद ये वाला क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है हमारी शिफ्ट में। चरक संहिता, ये क्वेश्चन आया है हमारी शिफ्ट में,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। चरक संहिता वाला क्वेश्चन आया है कि चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, ये सेम क्वेश्चन आया है। किस हड़प्पा स्थल को उसके विशाल स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा कहाँ से, किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। जो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बौद्ध धर्म से। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसकी रचना हरिसेन जी ने की थी। हरिसेन ने इसकी रचना की थी। उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला में किस शैली? नागर शैली, ठीक है, नागर शैली। और जो ये उत्तर के लिए नागर शैली और दक्षिण के लिए द्रविड़ शैली, इसमें नहीं लिखा पर मैं आपको बता रही हूँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। मध्यकालीन का कुछ फैक्ट है। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि जो पहला युद्ध हुआ था उसमें शायद पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने उनको परास्त कर दिया था, ठीक है। इक्तादारी प्रथा किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश। इक्तादारी जो प्रथा है वो इल्तुतमिश के लिए चालू की गई थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है, ये 1336 में AD में की थी। दीन इलाही अकबर है, क्योंकि वो सभी धर्मों के लिए फेमस माना जाता है उसे। अकबरनामा और आईनी अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। तालीकोटा का युद्ध 1556 में विजयनगर साम्राज्य ने किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1556 में किस साम्राज्य के पतन का कारण? विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था इस युद्ध ने। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय पर, ठीक है, गुजरात विजय पर, ये आपको पता होगा इसलिए मैं जल्दी करी। क्योंकि मुझे ये रटे हुए हैं। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़ के किले में, ठीक है। उनके जीवन में 2 बार उनके राज्याभिषेक हुए हैं, ठीक है। एक हुआ था कि 1674 रायगढ़ किले में। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को दी गई थी। मनसबदारी प्रथा किसके अधीन प्रशासन की एक विशेषता थी? मुगल, ठीक है। जो मनसबदारी थी, जो प्रथा चल रही थी वो मुगल जो साम्राज्य था ना उस राजवंश में चल रही थी ये। बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर में जो गोल गुम्बद का किला है वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इसे तो जिंदा पीर पावोस फिर जो एक प्रथा थी वो भी, मतलब एक भयंकर तरीके से जो होता है ना, एक भयंकर, मतलब मेरा शासन मैं ही करूँगा, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो उस तरीके से जो हिटलर की जो, मतलब एक तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, जो हिटलर की नीति थी ना कि मैं ही तुम्हारा हूँ और कोई भी नहीं है, तो ये चीज़ औरंगजेब के अंदर थी। वही, मतलब इसलिए इसका सबसे लंबा शासनकाल भी है, अकबर के बाद इसी का सबसे लंबा शासनकाल है। बस ये मराठा को अपने कब्जे में नहीं कर पाया था, वरना इसने पूरा भारत अपने, मतलब ऊपर का जो था ना पूरा कवर कर लिया था। बस नीचे जो हमारे महाराष्ट्र के नीचे जो एरिया है, जो मराठा साम्राज्य जहाँ है, आप अपने मैप में देखा हो, जो हमारा पुराना मैप है, मतलब जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा महाराष्ट्र के आसपास की जो चीज़ें हैं ना वो सारी मराठा की उसमें थी। तो ये ना मराठा को ज़िंदगी भर नहीं हरा पाया, मतलब जब तक शिवाजी थे फिर संभाजी, मतलब एक और शिवाजी थे तब तक तो इसने बिल्कुल टच ही नहीं कर पाया था। तो इसने एक तरीके से पूरा भारत को अपना अधीन कर लिया था। बस नीचे की चीज़ें जो मराठा की उसमें थी, मराठा के उसमें आती थी, वो क्षेत्र नहीं कब्जा कर, क्योंकि वो झुके नहीं थे इनके आगे, औरंगजेब के आगे झुके नहीं थे। लेकिन एक तरीके से ये बहुत क्रूर शासक माना जाता है। अकबर तो ये है कि अकबर के दिल में थोड़ा था, लेकिन ये बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही। इसलिए इसे जिंदा पीर से ही आप सोच सकते हैं कि ऐसा नाम है तो मतलब क्या ही होगा ये इंसान। चलिए, वैसे और भी बातें हैं इसके बारे में करने के लिए, वो मैं आगे करूँगी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना आपके पास है, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें जल्दी करना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, क्योंकि जब बाबर जो था ना, बाबर की भी एक हिस्ट्री है, वो कहीं से आया था भारत की तरफ, उसका कोई वो नहीं था कि मैं मतलब यहाँ आऊँ और यहाँ युद्ध करूँ। वो किसी रिलेटेड
चीज़ों की वजह से यहाँ आया। इसने 1526, 1527, 28 में इसने 3 जो लगातार युद्ध हैं उसमें से ये एक युद्ध है, पानीपत की पहली लड़ाई। क्योंकि जब पानीपत की इसने पहली लड़ाई जीती तो लोधी वंश को समाप्त कर दिया था इसने, मतलब लोधी वंश पूरा सल्तनत काल ख़त्म करके इसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी इसी युद्ध के बाद। क्योंकि जो लोधी वंश है उससे पहले सल्तनत काल ही तो चल रहा था ना, तो सल्तनत काल लोधी वंश को बिल्कुल ख़त्म करके इसने मुग़ल की स्थापना की थी, मुग़लों के राज की। तो मुग़ल वंश की स्थापना यहाँ हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं 1526 में। मतलब पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और इब्राहिम लोदी को इसने हराया था, ये फैक्ट है। उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद सिर ए अकबर किसने किया था दारा शिकोह में? उपनिषद जो एक था उसमें इसको जो दारा शिकोह है ये एक मतलब बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं। सिर ए अकबर का इसने दारा शिकोह ने सिर ए अकबर का अनुवाद किया था फ़ारसी भाषा में। अब थोड़ा हमारा आईएनएम का टॉपिक आ गया है, इससे स्टार्ट करते हैं। आईएनएम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वहाँ से ब्रिटिश वगैरह से। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके बीच लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला नवाबों के बीच लड़ा गया था। क्योंकि एक ये पर एक 2 युद्ध ऐसे हैं जहाँ मतलब एक तरीके से हमारा मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ भारत आगमन हो चुका था केवल इन 2 युद्धों से। प्लासी का युद्ध जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा इसमें फैक्ट ये है कि जो 1857 की क्रांति है वो एक सैनिक विद्रोह था। अगर यहीं हमारे लोग एक होकर जो बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई तो अगर वो चीज़ यहाँ हो जाती ना तो हमारा देश 1857 को ही आज़ाद हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे के लोग आए और हमें बताया कि ऐसे भी लोग होते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। लखनऊ समझौता 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके बीच एक समझौता था? जो लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था वो मुस्लिम लीग के बीच और कांग्रेस के बीच एक समझौता था, ठीक है। अगला पॉइंट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। तिलक जी आईएनएम में मेरे फेवरेट पर्सन है। मतलब गांधी जी तो है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस सभी हैं, भगत सिंह जो भी हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी मतलब अपना जो योगदान दिया वो सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे पर्सनली तिलक जी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे इनका करैक्टर बहुत अच्छा लगता है। ये कभी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए जबकि ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखा जाए ये कभी हमारी कांग्रेस जो पार्टी है जिसके अध्यक्ष मतलब सभी लोग मतलब गांधी जी भी एक बार बने, मतलब गांधी जी भी एक ही बार बने हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बने, लेकिन तिलक जी एक ही बार हमारी कांग्रेस कमेटी जो हमारी संस्थान थी उसके अध्यक्ष नहीं बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। इनका एक अलग ही इतिहास है। आपको जब टाइम मिले, समय मिले तो तिलक जी की जो जीवन का परिचय उसे पढ़िएगा ज़रूर। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और इतना इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए इतना मतलब कोशिश की, इतना मतलब प्रयत्न किए, सब कुछ किया, लेकिन ये इंसान बहुत पहले ही इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ये मतलब ये स्वर्गवास इनका हो गया था तो ये हमारी आज़ादी को नहीं देख पाए, लेकिन आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। क्योंकि वहाँ मतलब एक मेला लगा था, मेला लगा ही था शायद बैसाखी का। उसमें ना कुछ लोग इकट्ठे होके बस अपना कुछ पंचायत टाइप का मतलब जताने की कोशिश कर रहे थे हमारे जो आम लोग हैं उनको कि ऐसे ऐसे हमारे साथ अंग्रेज़ कर रहे हैं। तो बस उसी के उसमें यहाँ पर जनरल डायर ने जो आपने पढ़ा ही होगा, अब हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए एनी बेसेंट तो हमारी एक ब्रिटिश महिला थी, भारतीय तो थी नहीं। इसने ये पूछा है कि पहली महिला तो एनी बेसेंट होगी जो 1917 के अधिवेशन में बनी थी। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1930 को। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से खान
अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह जी थे। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? अगस्त 1942 को। त्रिपुरी जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, जहां सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे? देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोट मिलने के कारण ये जीत गए थे, लेकिन गांधी जी की तरफ से एक और इंसान को खड़ा किया, उसे कम वोट मिले तो गांधी जी थोड़ा मतलब अपसेट से हो गए, इसलिए सुभाष चंद्र जी ने खुद ही मतलब इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर पट्टाभी और मतलब गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जी थे जो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस को फिर कोई और ही बना था मतलब। तो पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था और एक अलग ही इंसान मतलब यहाँ चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? जो बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन। पावर्टी अन ब्रिटिश, ये वाला क्वेश्चन भी आया है दोस्तों, अभी हमारी जो शिफ्टें हुई हैं फरवरी में, इसमें ये क्वेश्चन आया कि पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत का वायसराय माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। चंपारण सत्याग्रह 1917 किसकी खेती? नील की खेती के लिए हुआ था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष? 1925 में। काकोरी मधुबनी, चलो ये हमारा INM का टॉपिक यहाँ 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? 1925 में, ये खत्म हो चुका है। अब हमारे कुछ स्टैटिक है वो पढ़ लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। मैं जल्दी बोलूँ, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल। यक्षगान कर्नाटक। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुंडी डेज किसने लिखा? R.K. नारायण ने। कालबेलिया राजस्थान का है। हॉर्नबिल ये ऊपर भी है, हॉर्नबिल नागालैंड का। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला। जलीकट्टू कहाँ का पारंपरिक बैल टैमिंग खेल है? तमिलनाडु। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, नासिक में। भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता का जो चित्र है जो हम देखते आ रहे हैं उसे अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। बिहू कहाँ का फसल उत्सव है? असम का। गायत्री मंत्र किस वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913। ठीक है, भारत नाटक संगीत अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फेमस है। ठीक है, कौन? छऊ नृत्य जो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा में मुख्य रूप से किसकी कहानियाँ दर्शाई गई हैं? जातक कथाओं की, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अजंता की गुफा में जातक कथाएं बुद्ध लोगों के लिए है। ठीक है, गोदान के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। खजुराहो स्मारक समूह किस राजवंश द्वारा बनवाया गया है? चंदेल राजवंश द्वारा। पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है। घूमर राजस्थान का है नृत्य। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया है और रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। पुरी में रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। कथक इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। जो कथक है वो हमारे उत्तर प्रदेश का है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए? पंडित जो रविशंकर है वो सितार। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? घारापुरी द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो घारापुरी द्वीप पर हैं। गुड़ी पड़वा किस राज्य में नए साल का प्रतीक है? महाराष्ट्र का। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। दिल्ली का कमल मंदिर जो लोटस टेम्पल है वो बहाई धर्म का है। बहाई धर्म। ठीक है, तो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का है ये करंट अफेयर मैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में करा चुकी हूँ। आप उसको विजिट करिए, उसको देखिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जिसका एग्जाम 26 मार्च को DSSB का है, उसमें करंट आ रहे हैं। देखो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी के क्वेश्चनों का है। उसके बाद साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं
साइंस और टेक्नोलॉजी से करंट जो उठ के आ रहा है वो, और साइंस के जो नॉर्मली हमारे जो साइंस है ना उससे आ रहा है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टैटिक है इसमें एक दो मुश्किल से, जैसे बृहदेश्वर पूछ लिया, और भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, पता नहीं कौन सा था, मैंने अभी आपको टिक करके बताया था। ऐसे ही एक दो ही पूछ रहे हैं जो मैं करा रही हूँ, इसमें से सिर्फ एक दो। लेकिन पॉलिटी की जो वीडियो इससे पहले वाली डली है उसमें एक वन लाइनर फैक्ट के तौर पर मैंने DSSB के ही सारे प्रश्न कराए हैं, आप उसको ज़रूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो GK के 20 नंबर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पॉलिटी का वेटेज है, उसके बाद करंट में साइंस और टेक्नोलॉजी से उठ के आ रहे हैं। और हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी के अलावा स्पोर्ट्स करंट है, वो भी मैंने अलग वीडियो में कराया है। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वीडियो वो अलग है, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर की अलग है। वो छोटी छोटी है, मैं अलग बोल रही हूँ जिसको मतलब आप ये ना सोचे कि 1 घंटे 2 घंटे, नहीं, बहुत छोटी है, बहुत। जैसे ये छोटी होगी ना ये वाली वीडियो, वैसे ही वो भी शायद 15-20 मिनट। स्पोर्ट्स की करंट की तो और ही छोटी है शायद, आप देख लेना। और साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे पहले कराई थी मैंने, तो वो भी बहुत ही छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि मैं कोई मैराथन, मैं बड़ी मतलब बड़ी वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, मैं केवल वन लाइनर फैक्ट के द्वारा ही वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर उनको देखना। और पॉलिटी की तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना प्लीज़, क्योंकि उनमें से उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उन आर्टिकल उनसे बाहर नहीं जाएगा। उन आर्टिकल, वो आर्टिकल उठ के आएंगे या वो ऑप्शन में होंगे आपको, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल ज़रूर होंगे जो मैंने इससे पहले की वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चन में कराए हैं, आप उनको ज़रूर देखना। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर। शाम से दोस्तों।